मुझे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई थी। मेरे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब मम्मी ने मुझे यह बताया कि बड़ी मौसी के गांव के सभी पुरुष नपुंसक हैं, ये बात सुनकर मैं थोड़ा अचंभित हो गया था। मैंने सोचा, शायद मेरी माँ ने यह बात मजाक में कही है। लेकिन पापा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी। कहने लगे, मनीषा के गांव में एक औरत रहती है जो पुरुषों को नपुंसक कर देती है। मैं ये सुनकर हैरान और परेशान हो गया था कि कैसे एक औरत किसी पुरुष को नपुंसक कर सकती है। मुझे अपने अंदर उस औरत को देखने की बेचैनी होने लगी कि मैं उस गांव में जाकर देखूं तो कैसे कोई औरत पुरुषों को नपुंसक कर सकती है। मेरा कभी उस गांव जाना तो नहीं हुआ, मगर उसके बारे में यह बात मशहूर थी। मैंने रास्ते में ही कई लोगों से तरह तरह की बातें सुन ली थीं, जो बहुत ही परेशान करने वाली और हैरत में डाल देने वाली थी। उस गांव के बारे में मशहूर था कि वहां भी नपुंसक रहते हैं। वहां कई सालों से किसी की शादी नहीं हुई। यह बात कुछ लोगों के लिए मजाकिया तो कुछ के लिए हैरान करने वाली थी। मेरी मौसी भी उसी गांव में ब्याही गई थी। उनकी शादी को बहुत साल हो चुके थे। मेरी छुट्टियां चल रही थीं। मेरा दिल चाहा कि मैं उनके यहाँ छुट्टियां बिताने जाऊं। जब मैं उस गांव में पहुंचा और बस स्टॉप पर उतरकर मैंने रिक्शा वाले को जब उस गांव में जाने को कहा, तो उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो मुझे देखकर कहने लगा, वहां मत जाओ। उस गांव में आज तक जो भी गया वो नपुंसक बन गया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि वापस चले जाओ, वरना वो औरत तुम्हें भी नपुंसक बना देगी। ये शब्द मुझे सोचने पर मजबूर कर गए कि ऐसा क्या है उस महिला में जो हर पुरुष को नपुंसक बना देती है। आखिर मेरे कहने पर वह मुझे उस गांव में छोड़ आया। जैसे ही मैंने गांव में प्रवेश किया, राह चलते लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जिन्हें मैंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। शुरू शुरू में तो मुझे वहां सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन मेरे आने पर मौसी खुश होने के बजाय परेशान हो चुकी थी। जो उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था, वह मुझे घर के अंदर ही रहना के लिए बोलती थी। बाहर जाने नहीं देती और न किसी से बात करने देती। उनका भी यही कहना था, जो यहाँ पर बाकी लोगों की सोच थी। जब कुछ दिन बीत गए, तो मेरे मौसा ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और समझाते हुए जो बात कही, वह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। उन्होंने मुझे आगाह किया कि उस महिला से दूर रहना, अगर कहीं रास्ते में मिले भी तो उससे बातचीत मत करना, न ही उसकी ओर देखना, क्योंकि उसे ऐसी बीमारी है जिससे गांव के सभी पुरुष नपुंसक हो चुके हैं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। वह और बोले कि आज इस गांव में अगर सभी नपुंसक हैं, तो वह उसी की वजह से है। उसकी बीमारी ने किसी को कहीं का न छोड़ा। अब बाहर के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। गांव के कई लोग अपनी जवानी गुजार चुके हैं, मगर आज तक किसी की शादी ना हो सकी। सिर्फ उस महिला की बीमारी की वजह से मेरे दिल में कई सवाल आए। क्या गलती सिर्फ उस महिला की थी, या पुरुष भी उसी के साथ बराबर के जिम्मेदार थे? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसकी बीमारी सभी को नकारा बना गई थी? ऐसे ही कई सवाल मेरे दिमाग पर हावी हो चुके थे। मैं एक बहुत अच्छा और सीधा साधा लड़का था। ऐसी बात मुझे बहुत खराब लगी थी। मेरा हाव भाव देखते हुए मौसा बोले, अगर तुम खुद को उस औरत के चंगुल से बचाना चाहते हो, तो कभी भी उसका सामना मत करना, क्योंकि आज तक जो भी उसे अकेले में मिला, वो नामर्द होकर रह गया। मौसा के ये शब्द मुझे और भी हैरान कर गए। क्या वो कोई जादूगरनी थी, या फिर बेहद खूबसूरत औरत थी जिसके जाल में फंसकर ये सब हो रहा था? जरूर कोई खास राज था जो सिर्फ वही पुरुष जानते थे, जो उसे अकेले में मिले थे। यही सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी इस गांव में आए मुझे काफी दिन हो गए थे। एक दिन मैंने गांव में घूमने का सोचा। मौसी से इजाजत लेकर घर से बाहर चला आया। हरे भरे खेतों में घूमने के बाद बड़े पीपल की छांव में बैठे बुजुर्गों के पास पहुंचा। मुझे देखकर उनका यही सवाल था
कि तुम इस गांव के तो नहीं लगते हैं। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया, जिसे सुनकर उनके चेहरे पर कई रंग आए, और फिर वो बोले, इस गांव से निकल जाओ, वरना तुम भी हम सब की तरह नामर्द बन जाओगे। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो, वरना वो तुम्हें भी नामर्द बना देगा, तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। उनकी बातें अब मुझे उलझा रही थीं। आखिरकार मैंने पूछ ही लिया कि वह कौन है और कैसे एक औरत सबको नामर्द बना सकती है। मेरे शब्दों पर वो लोग चौंके और मुझे गौर से देखकर बोले, कौन सी औरत की बात कर रहे हो? तो मैंने फिर जब स्पष्ट किया तो उनके माथे पर बल पड़ गए। इसके बाद जो खुलासा उन्होंने किया उसे सुनकर मुझे एक और झटका सा लगा। उनका कहना था कि यह काम किसी औरत का नहीं है, बल्कि एक फकीर का है। उन्होंने बताना शुरू किया कि बहुत साल पहले यहाँ एक फकीर आया था। वो अपनी बीवी के साथ यहाँ रहने लगे। एक दिन उनकी बीवी के साथ गांव के कुछ बिगड़े हुए लड़कों ने बदतमीजी की। यह बात उन्हें बहुत गुस्सा दिला गई और उन्होंने गुस्से में गांव के सभी मर्दों को बद्दुआ दे दी कि यहाँ पैदा होने वाले सभी लड़के अब नामर्द ही पैदा होंगे। बस यही वजह है कि इस गांव में मौजूद सभी मर्द नामर्द हो चुके हैं। अब बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। इन बुजुर्ग की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। सच पूछें तो मुझे डर सा लगने लगा कि कहीं यह सब सच न हो। लेकिन एक पल के लिए मेरा दिल इस बात को लेकर संदेह में भी था। यहाँ के आधे गांव वालों का कहना था कि एक औरत मर्दों को पास बुलाती है और जो मर्द उसके पास चला जाता है वो उसे नामर्द बना देती है, और आधे लोग कहते थे कि यह किसी बुजुर्ग की बद्दुआ है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें थीं। इस गांव में तो एक से बढ़कर एक राज छुपे थे। इन सब बातों ने मुझे मानसिक बेचैनी में डाल दिया था। मैं उनसे इजाजत लेकर वापस घर की तरफ जाने लगा। तभी एक घर के पास से गुजरते हुए मुझे कुछ आवाजें आईं, जिन्हें सुनकर मेरे कदम रुक गए। अंदर से किसी मर्द के रोने की आवाज आ रही थी। यहाँ के 85% मर्दों की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें कोई अपनी बेटी नहीं देता था। सभी लोग इस बात से परिचित थे, लेकिन उस मर्द के रोने की आवाज ने मुझे एक और रहस्य की गहराई में डुबकी लगाने पर मजबूर कर दिया। इस घर से कुछ और मर्द बाहर निकलकर जा रहे थे, जिनकी बातें मुझे सुनाई दी। वो कह रहे थे कि आज एक और लड़का उस औरत की बीमारी का शिकार हो गया है। ये लड़का भी हमारी तरह जमाने में बदनाम होकर रह गया है। इस औरत ने उसे भी नामर्द कर दिया है। मुझे देखकर वह सभी मर्द कहने लगे, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इसका हुआ है। हर रोज कोई न कोई इस औरत के झांसे में आकर खुद को इस हाल तक पहुंचा देता है। मैं सारी बातें चुपचाप सुनकर आगे बढ़ने लगा। मैंने सिर झटका और कुछ ही दूर गया था कि तभी मेरी नजर सामने गई, जहां एक गेट को थोड़ा सा खोलें एक औरत खड़ी थी। मैं सिर्फ उसकी आंखें देख पाया, बाकी चेहरा ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक पल के लिए मेरी नजर पड़ी और एक अजीब सा जादू था। उसकी आंखों में पल भर में मेरा दिल मेरे काबू से बाहर हो गया। वह शायद कोई खूबसूरत मुसीबत थी जो अपनी तरफ मर्दों को आकर्षित करती थी, और फिर वह मर्द किसी भी औरत के काबिल नहीं रहता था। एक बड़ी सी काली चादर से वह मुझे इस तरह देख रही थी जैसे कोई अनोखी चीज पहली बार देख रही हो। मेरे दिल में खतरे की घंटियां बजने लगीं। एक डर की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने उस जादुई आकर्षण वाली आंखों वाली मुसीबत से दूर रहने की ठानी। मैं तुरंत तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां से आगे बढ़ने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि यह एक फकीर की बद्दुआ है, जिसके कारण गांव में हर मर्द नामर्द हो चुका है। यह बात आसपास के गांवों में भी मशहूर थी। इसीलिए कोई भी अपनी बेटी की इस गांव में शादी के लिए रिश्ता ने नहीं भेजता था। कुछ लड़कियां जो इस गांव में थीं, उनके बालों में सफेदी आने लगी थी। न तो उनकी शादियां गांव में किसी से होती और न ही दूसरे गांव से कोई लड़की इस गांव में ब्याह कराती। मेरी मौसी
मेरे नाना के करीबी दोस्त के बेटे से ब्याह कर यहाँ आई थी, लेकिन काफी साल गुजरने के बाद भी उनके बच्चे नहीं हुए। शायद मेरे मौसा भी नामर्द थे। ये गांव इसी वजह से मशहूर था। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ एक औरत रहती है जिसने गांव के सारे मर्दों को नामर्द बनाकर रख दिया है। गांव में कोई ऐसा मर्द नहीं था जो उसके झांसे में नहीं आया हो। उस औरत को एक ऐसी बीमारी थी जिससे वह हर मर्द को ऐसा बना चुकी थी। मुझे लगा शायद यह वही औरत है, क्योंकि उसका देखने का तरीका काफी अजीब था। उसकी नजरों में मुझे देखकर एक अजीब सी चमक आई थी जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी है। घर पहुंचकर मैंने काफी सोच विचार किया और फिर मौसा से कहा, अगर वह औरत इतनी ही बद किरदार है तो उसे कोई गांव से बाहर क्यों नहीं निकालता? आखिर क्यों वह यहाँ के लोगों की जिंदगी को नर्क बना रही है? मेरी बात पर मौसा ने सिर हिलाया और कहने लगे, उसकी बीमारी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। हम तो उसके पास जाने से भी डरते हैं। अब अगर वह चले भी जाएं, तो इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। उसने कई जवानों की जिंदगी तबाह की है। सच बताओ तो लोग उस औरत के साए से भी डरते हैं। उस बदकिस्मत की उम्र भी नहीं बढ़ती। हमारे सिर के बाल और दाढ़ी सफेद हो चुके हैं, लेकिन उस औरत की खूबसूरती आज भी चमक रही है, जो मर्दों के दिलों को बेकाबू कर देती है। बहुत से लोगों का कहना है कि यह कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक परी है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस जिन्न जाति की औरत के साथ शायद इंसानी मर्दों ने ज्यादती की थी, इसलिए वह बदला लेने के लिए इंसानी रूप में आ गई है। मेरे मौसा की बातें सुनकर मैं सोचने लगा कि लोगों ने न जाने क्या क्या बातें इस औरत और उसके घर के बारे में बना दिए हैं, जो सुनने में तो कानों को अच्छे लगते थे, लेकिन सच्चाई और हकीकत से कोसों दूर लगते थे। अक्ल तर्क मांगती है, जो यहाँ के लोगों के पास नहीं थी, लेकिन वो सब गांव वालों के लिए अजीब सी हो गई थी। लोग उसके घर से कोसों दूर भागते थे। जब वह घर से बाहर सामान लेने के लिए निकलती, तो लोग बाजार को खाली कर देते। जिस चीज को वह छू लेती, लोग उसे दे देते या फिर आग में जला देते। जैसे जैसे मैं इस औरत के बारे में किस्से सुन रहा था, मेरे अंदर उसे देखने का एक उत्साह बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ उन गांव के मर्दों से गुस्सा भी, जो इस औरत का सच जानते हुए भी खुद को उस दलदल में धकेल चुके थे। कैसा अजीब गांव था, और उससे भी अजीब यहाँ के लोग हैं। कुछ दिन बाद में मौसा के साथ किसी काम से बाहर आया। वह अपने काम में व्यस्त हो गए, तो मैं चहलकदमी करता हुआ एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वह गांव बहुत ही शांत था। वहां हरी भरी घास, पक्षियों की चहचहाहट आदि सब था, लेकिन फिर भी किसी चीज की कमी थी, और वह थी बच्चों की, क्योंकि न तो यहाँ किसी की शादी होती थी, न ही बच्चे होते थे। मैं अब यहाँ से जल्द घर जाना चाहता था, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी डर था कि कहीं वह सचमुच मुझे भी बाकी सबकी तरह न बना दें। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शहर जाने वाली बस अब 1 हफ्ते बाद ही इस रास्ते से आने वाली थी। जैसे तैसे में दिन बिताने लगा। एक दिन सुबह सुबह जब मैं घर से निकला, तो मुझसे कुछ कदम दूर एक औरत भी चलती हुई आ रही थी। मैंने इसे एक संयोग समझा, क्योंकि मैं जहां जहां जा रहा था वह मेरे पीछे ही आ रही थी। यह संयोग नहीं हो सकता था। वह मेरा ही पीछा कर रही थी। ये मैंने जान लिया था, क्योंकि मैंने जानबूझकर अपने रास्ता बदल लिया था। इसके बावजूद जहां मैं जाता, वह मेरे पीछे ही आ रही थी। गांव के सभी मर्द तो नामर्द बन ही चुके थे। अब शायद मैं ही उन सब में बचा था, इसलिए शायद आज मेरी बारी थी। मेरे कदम मुश्किल से तेजी से बढ़ रहे थे। उसका मेरे पीछे इस तरह तेजी से आना मुझे बहुत उलझा रहा था। मैं थोड़ा परेशान हुआ और एक जगह पर रुक गया, क्योंकि मैं और नहीं चल सकता था। मुझे उससे साफ साफ बात करनी थी। आखिर क्यों वह मेरा पीछा कर रही थी? उसे मुझसे क्या चाहिए था? हैरानी तब हुई जब मुझे रुकते हुए देखकर वह औरत भी रुक गई और कुछ कदम दूर खड़ी होकर मुझे गौर से देखने लगी।
आज भी वह एक बड़े से घूंघट में खुद को छिपाए हुए थी। फिर वह चलते हुए जल्दी से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे ही वह मेरे पास आकर खड़ी हुई, मैंने बिना वक्त गवाए उससे सख्ती से पूछा कि वह क्यों मेरे पीछे आ रही है। आखिर क्या बात है? मेरी बात पर उसने मुझे अर्थपूर्ण नजरों से देखा और फिर जो बोली उसे सुनकर मेरे कानों से धुआं निकल गया। मैंने झट से उसकी ओर देखा। उसने कहा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी खनकती आवाज ने कुछ पल के लिए मेरे दिल के तार छेड़े थे, लेकिन होश आते ही उसके यह शब्द सुनते ही मैं झटके से 2 कदम दूर हटा। वह आज अचानक मेरे पास आकर अपनी शादी की बात कर रही थी। उसके अस्तित्व यानी माथे पर पड़ी झुर्रियां और चादर से नजर आते सफेद मोम के हाथ उसे युवा लड़की जैसा प्रतीत कर रहे थे। लेकिन मैंने सुना था कि वह 45-50 साल से ऐसी ही है। वह औरत मुझे शादी का कह रही थी। मुझे चुप देखकर वह फिर से मेरे और करीब आने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह से चादर से ढका था। उसकी आंखों में उस पल कुछ आंसू थे। वह फिर से बोली, जबकि मैं बिना जवाब दिए वहां से जाने लगा। तभी मुझे जाते हुए देख उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मुझे बेहद गुस्सा आया। शायद यही उसका तरीका था, हर मर्द को फंसाने का। मैंने तुरंत उसे अपना बाजू छुड़वाया। उसने उसके बाद जो कहा, उसे सुनकर मेरा शरीर कांप कर रह गया। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुमने भी शादी से इनकार कर दिया तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो यहां मौजूद बाकी मर्दों के साथ हुआ। उसके शब्दों को सुनकर मैंने हाथ झटकते हुए गुस्से में जो मुंह में आया उसे सुनाने लगा। मेरी ऊंची आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे होने लगे और वो लोग अजीब नजरों से कभी मुझे तो कभी उस औरत को देखने लगे। वह चुपचाप मेरी सारी बातें सुनकर आखिरकार वो एक अजीब सी हंसी हंसते हुए वहां से चली गई। हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए मुझे देखते हुए चली गई। खैर, मैंने इसे भी अच्छा माना कि उसके झांसे में आने से बच गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। उस औरत को ऐसी कौन सी बीमारी थी जिससे वह मर्दों को नामर्द बना देती थी? इतना सोचने के बाद मैं परेशान हो गया और घर की ओर दौड़ पड़ा और घर पहुंचकर तुरंत नहाकर अपने हाथ को अच्छे से धो लिया। शायद यह रहस्यमय औरत ऐसी हरकतें करके ही सब मर्दों को ऐसा बना चुकी थी। मन में शंका और डर के साथ घर पहुंचा। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैंने वह सब मौसी को बताया, जिसे सुनकर वहां भी परेशान हो गए और मुझे जल्द से जल्द वापस भेजने का फैसला करने लगी। अगले दिन एक और खबर भी गांव में फैलने लगी कि शहर से आया लड़का, यानी कि मैं भी इस औरत की बीमारी का शिकार हो चुका हूं और अब मुझ में और इस गांव के मर्दों में कोई फर्क नहीं रहा। मुझे कई हैरान करने वाले झटके लगे। आखिर यह मामला क्या था और कौन था जिसने यह खबर फैलाई थी? मैं पता करना चाहता था, लेकिन मौसा और मौसी ने मुझे वापस शहर भेज देना ही जरूरी समझा। मैंने वहां मौजूद सभी लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह औरत सिर्फ झूठ बोल रही है, लेकिन वे सब कहने लगे, हम कैसे यकीन कर लें? खैर, मैं मौसा और मौसी से मिलकर शहर के लिए निकल पड़ा। अभी मैं बस स्टैंड से दूर गांव की कच्ची सड़क पर खड़ा रिक्शे का इंतजार कर ही रहा था कि देखते ही देखते एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क के एक तरफ से आता हुआ रिक्शा एक औरत को टक्कर मार गया जो कुछ जरूरी सामान उठाए सड़क पार कर रही थी। वहां पर ज्यादा लोग भी मौजूद नहीं थे। रिक्शा वाला तो तुरंत भाग गया। मैं जल्दी से उस औरत के पास पहुंचा। उनका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उनकी टांग और सिर पर चोट आई थी। उनका चेहरा खून से सना हुआ था। मैंने डॉक्टर के पास ले जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। वहां मौजूद कुछ लोग जब उस औरत के पास आए तो उसे तसल्ली देने के बजाय वहां से आगे बढ़ गए और फुसफुसाते हुए उसे बुरा भला कहने लगे।
यह देखकर मेरे दिल में बहुत गुस्सा और अफसोस हुआ। मैंने सोचा, कितने बेड लोग हैं। मैंने उसे रिक्शे में बैठाकर वापस गांव लाया। रास्ते में कोई बात नहीं हुई। मेरे होश तब वापस आए जब मैंने सामने वह घर देखा जहां उस औरत ने रिक्शा रुकवाया था। ये वही घर था, यानी ये वही औरत थी जिसने मुझसे शादी करने को कहा था। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। मुझे यूं देखता पाकर वह अपनी नजरें चुराने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे। वह लड़खड़ाकर चल रही थी। नफरत और गुस्सा अपनी जगह था, लेकिन मुझ में इंसानियत भी तो थी। बुराई का जवाब बुराई से देना मेरी फितरत में नहीं था, वरना मैं भी बाकी लोगों की तरह उन्हें सड़क पर छोड़कर आगे बढ़ जाता। मैं उन्हें उनके घर तक छोड़ने गया। घर छोटा था, मगर काफी सलीके से सामान रखा गया था। रास्ते से कुछ दवाइयां ली थीं, जो मैंने उन्हें दी और फिर वापस जाने लगा। तभी पीछे से मुझे आई आवाज सुनकर मैंने पलट कर देखा तो वह औरत अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर खड़ी थी। एक पल के लिए मुझे उनके चेहरे को देखकर हैरानी हुई। उनकी गोरी त्वचा थी और खूबसूरत नक्काशी वाले चेहरे के साथ वह लड़की बहुत कम उम्र की लग रही थी। मुझे हैरानी हुई और फिर अपनी सोच पर शर्मिंदगी कि यह तो एक आम सी लड़की लग रही है। यह कहाँ किसी को नामर्द बनाएगी। मेरी सोच में उलझन देखकर उसने अपने माथे पर मरहम लगाया और कहने लगी कि मुझे एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जो इसी गांव के लोगों की वजह से मुझ में आई है, और अब उसी बीमारी से मैं उन्हें खोखला कर रही हैं। उसके शब्द सुनकर एक बार फिर मेरी सोच को एक दिशा मिली। मैं तुरंत बोला, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की। अब और यहाँ रुककर तुम्हारी बीमारियां खुद में नहीं लेना चाहता। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, तुम एक अच्छे और शरीफ इंसान हो। तुम में यह बीमारी कभी नहीं आ सकती। उसका बात करने का तरीका मुझे अच्छा लगा। आज पहली बार मुझे उसके शब्दों में कोई दुष्ट चाल नहीं, बल्कि दर्द महसूस हुआ। मैंने कहा, अब क्या फायदा? तुमने मुझे भी सबके साथ बदनाम कर दिया है। अब गांव वाले मुझे भी बाकी लोगों की तरह समझने लगे हैं, जबकि सच क्या था, यह तुम और मैं दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं। मेरी बात पर उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहने लगी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तो बाकी लोगों की तरह नहीं थे। तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मेरा जिज्ञासा और बढ़ गया। मुझे रुकते हुए देखकर वह कहने लगी, मैं इसी गांव में रहने वाली एक साधारण औरत की बेटी हूं। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी के कई साल यहाँ बिताए हैं। मेरी बहन भाई में एक मेरी माँ ही बदसूरत पैदा हुई थी। फिर उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे उसके शरीर और हाथों पर दाने निकल आए। कुछ समय बाद वो दाने तो ठीक हो गए, लेकिन उसके चेहरे और हाथों पर गहरे काले धब्बे रह गए। वह और भी बदसूरत हो गई। मेरी माँ को न तो माँ बाप से प्यार मिला, न बहन भाइयों से। उसने हमेशा ही हीन भावना की जिंदगी जी। बचपन से लेकर जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए कई रिश्ते हमारे घर आए। उनके माँ बाप मेरी माँ का बोझ उतारना चाहते थे, लेकिन हर बार रिश्तेदार मेरी छोटी मौसी को पसंद कर लेते। इसी तरह करते करते मेरी माँ के सभी भाई बहन की शादी हो गई और सबने मेरी माँ से किनारा कर लिया। वह यहाँ अकेली रह गई। जब भी वह घर से बाहर निकलती, गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कई नामों से उसे पुकारते। समय के साथ मेरी माँ के माता पिता भी गुजर गए। मेरी माँ ने अकेलेपन से तंग आकर गांव के कई मर्दों से खुद शादी की पेशकश की, लेकिन हर बार उन्होंने मेरी माँ की बदसूरती का मजाक उड़ाया, उसे बदचलन और आवारा कहकर चले गए। एक बार माँ के अकेलेपन का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने मेरी माँ की इज्जत पर हाथ डाला, लेकिन मेरी माँ की सच्चाई पर किसी ने यकीन नहीं किया। सब कहने लगे, इस बदसूरत के चेहरे को कोई थूकना भी पसंद नहीं करेगा। ऐसा कौन कर सकता है? हीन भावना और दूसरी औरतों से जलन की आग दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इसी जलन की आग ने मेरी माँ के अंदर एक बीमारी को जन्म दिया।
वह बदला लेना चाहती थी, अपनी बेइज्जती का, अपनी हर बेइज्जती का। इसलिए उसने पास के गांव में यह अफवाह फैला दी कि इस गांव के सारे मर्द नपुंसक हैं। और देखो, लोगों ने भी यकीन कर लिया। मेरी माँ की बीमारी का नाम था झूठ, और इसी झूठ को फैलाकर उसने हर मर्द को नपुंसक बना दिया। हर वह मर्द जिसने मेरी माँ से शादी करने से मना किया था, आज वह खुद बिना शादी के ही जी रहा है। इन्हीं दिनों मेरी माँ गर्भवती हो गई और उसने मुझे जन्म दिया, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। मेरी परवरिश और अपनी इज्जत को बचाने के लिए मेरी माँ के पास बस यही एक तरीका था कि वह कहें कि उसे एक बीमारी है, और जो भी मेरी माँ के पास आएगा वह नपुंसक हो जाएगा। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी माँ ने मुझे भी यही कहा कि मुझे खुद को ऐसी ही और बनाए रखना चाहिए जिसकी यह बीमारी होता कि जो भी मर्द उसके पास आए वह नपुंसक हो जाए, ताकि मेरी माँ की मौत के बाद भी मेरी इज्जत की सुरक्षा रहे। उसकी माँ खत्म हो चुकी थी, जिसे इस लड़की ने उसी घर के एक कोने में दफन कर दिया और इस राज को राज ही रहने दिया था, और अपनी माँ की चादर को उसने खुद पर लपेट लिया। लेकिन वह अपनी माँ की तरह बदसूरत नहीं थी। यह एक राज था जो आज इस लड़की ने मुझे बताया। वह कहने लगी, तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरी मुश्किल वक्त में मदद की, इसलिए मेरा दिल पिघल गया और मैं सच बोल बैठी। इस लड़की के यह शब्द सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। इस औरत ने बदला लेने के लिए कितनी बड़ी चाल चली थी। पूरा गांव सिर्फ उनकी वजह से नपुंसकों का गांव कहलाता था। सबसे ज्यादा हैरानी तो उन लोगों पर थी जिन्होंने बिना पुष्टि किए इस बात को फैलाया था। किसी की कही हुई किसी एक बात ने झूठ के जाल में खुद को लपेटकर कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। इस औरत के साथ जो हुआ वह बहुत बुरा था, मगर उसने बदला लेने के लिए जो रास्ता चुना, उससे कई लड़के और लड़कियां बिना शादी के आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुके थे। मुझे सच बताते बताते वह लड़की रो पड़ी थी। मैं और कुछ नहीं कह पाया। उन्हें दिलासा दिया और इस बीमारी को बढ़ावा देने से मना कर दिया। मेरी बात पर वह शर्मिंदा हो गई और सभी गांव वालों से माफी मांगने के लिए तैयार हो गई। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खुद को बदलने के लिए सिर्फ सच्चाई और अपनापन के दो बोल की जरूरत होती है। बदसूरती और खूबसूरती को खत्म करना या हमेशा कायम रखना इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छे विचार और प्यार भरे शब्द जरूर एक इंसान के बस में होते हैं, जिनसे कभी कभी दूसरों की जिंदगियों को प्रभावित कर अच्छे की ज्योति जला सकता है। अगर उसकी माँ के साथ गांव वाले नरमी से पेश आते तो उसकी माँ यह नहीं करती। मैंने उस लड़की से शादी का फैसला कर लिया क्योंकि उसे एक सुरक्षा की जरूरत थी। इसके बाद मैं वहां से शहर के लिए रवाना हो गया। हालांकि आज भी अफवाहें फैलाने वालों की कमी नहीं है। आज भी वह गांव नपुंसकों का गांव कहलाता है। इस घटना के बाद मैंने यह बात भी गांव वालों को बताई। वहां मौजूद सभी जानते थे कि वह पूरी तरह से मर्द है, लेकिन मनगढ़ंत कहानियों ने उन्हें बिना शादी के जीने पर मजबूर कर दिया था। लोग उन्हें गलत समझते थे, जिसके कारण इस गांव में कुछ को छोड़कर बाकी सभी कुंवारी जीवन जी रहे थे। लेकिन अब सब कुछ सच सामने आ चुका था। मैं अपने माता पिता को लेकर आया तो सभी गांव वालों ने उस लड़की की शादी मुझसे कर दी, और कई सालों बाद इस गांव में किसी की शादी हुई थी और एक घटिया मनगढ़ंत कही हुई बात का अंत। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।